हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव के बारे में। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आपसे एमसीक्यू सीरीज़ के तहत ये चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू सीरीज़ होगा, जिसके अंतर्गत हम आपको आपके बुक्स में जितने MCQs दिए गए होंगे उन सबको यहाँ पर हम आपको 1 बाय 1 सॉल्व करके बताएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियोस में MCQ सीरीज़ के तहत ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं प्रोवाइड हम आपको कर रहे हैं। महज आधे घंटे या 20 या 30 मिनट के वीडियोस होंगे, आप उन्हें कंप्लीट देखा करें। यदि वीडियो आप देखते ही हैं तो टोटली कंप्लीट देखें। 2 या 3 सेकंड के वीडियो देखने से नहीं आपको कोई कंसेप्ट समझ आ पाएगा, नहीं हम आपको 3 सेकंड में कुछ समझा भी पाएंगे। ठीक है, तो आप कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन आपसे कि विद्युत विभव का मात्रक है। आपसे पूछा है विद्युत विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है विभव का मात्रक यदि निकालना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, V = W/Q। कार्य का जो यूनिट्स होता है वो जूल और आवेश का होता है कूलाम। तो जूल बटा कूलाम कह लीजिए, या इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट। आपका जो विद्युत विभव का यूनिट होगा जूल बटा कूलाम या वोल्ट। तो आपके ऑप्शन में जूल बटा कूलाम दिया गया है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? पूछा है कौन सा विभव का मात्रक नहीं है। ऑप्शन दे रखा है वोल्ट, बी ऑप्शन दे रखा है सवाल में जूल बटा कूलाम, सी ऑप्शन दे रखा है न्यूटन बटा कूलाम, और डी ऑप्शन दे रखा है न्यूटन मीटर बटा कूलाम। आपसे पूछा है कि विभव का मात्रक कौन नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है तो जूल बटा कूलाम कहिए या वोल्ट, ये दोनों तो हैं। अब आपके पास बचा न्यूटन बटा कूलाम और एक बचा है आपके पास न्यूटन इंटू मीटर बटा के कूलाम। तो चेक करते हैं कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। यदि हम आपसे बात करें आगे, जैसा कि जूल बटा कूलाम को यदि हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, जूल बटा कूलाम को यदि हम ब्रेक करेंगे तो कार्य का यूनिट जूल होता है। इसे हम न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। आप जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, और कूलाम ऑलरेडी आपका नीचे रहेगा। तो न्यूटन इंटू मीटर बटा कूलाम भी पॉसिबल है, क्योंकि ये जूल को ब्रेक करके बनाया गया है। तो इसका मतलब न्यूटन बटा कूलाम आपका विद्युत विभव का मात्रक नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि वो आपसे पूछा है कौन सा इसका यूनिट नहीं है। बाकी सब है आपके और इसमें सी नहीं है, जो नहीं है वही आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तीसरा पूछा है कि दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। दो प्लेटें दी गई हैं, ये दोनों की दोनों प्लेटें एक दूसरे से सवाल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दी गई है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दी गई है। ठीक है, तो डी का मान 1 सेंटीमीटर मतलब 10-2 मीटर कह सकते हैं इसको। उनके और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। कह रहा है इनके बीच जो पोटेंशियल है, डिफरेंस है, वो 10 वोल्ट है। हमसे पूछा है सवाल में प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, यानी कह रहा है इनके बीच ई कितना होगा वो बताइए। तो आपके पास फार्मूला है V = E × D। यहाँ से वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। E = आ जाएगा V / D। V का वैल्यू सवाल में दे रखा है 10 वोल्ट और डिस्टेंस है 10⁻²। ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10⁻³ और यूनिट्स आएगा इसका न्यूटन बटा कूलाम। तो आपका सही जवाब होगा 1000 न्यूटन बटा कूलाम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है E = 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कराया वो भी आपसे 2009 में
बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो चौथा है ये भी 2012 में बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि ई का वैल्यू यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका जो वैल्यू है वो 0 है, वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव भी का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। कह रहा है कि जो विभव भी है इसका r के साथ जो डिस्टेंस होगा r, इसके साथ यदि परिवर्तन की बात करें, यानी वो ये कह रहा है कि dv/dr जो होगा भी का r के साथ जो परिवर्तन होगा, भी का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा, यानी dv/dr क्या होगा वो आपको बताने हैं सवाल में। लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका वैल्यू 0 है। तब के केस में भी का डिस्टेंस r के साथ क्या रिलेशन आएगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं v प्रोपोर्शनल 1/r, b दे रखा है v प्रोपोर्शनल r, v प्रोपोर्शनल r, c ऑप्शन दे रखा है v प्रोपोर्शनल 1/r², एंड डी दे रखा है कि जो भी है ये कांस्टेंट होगा, डजंट डिपेंड करेगा, दूरी पर निर्भर ही नहीं करेगा, अर्थात r पर निर्भर नहीं करेगा, ऐसा कह रहे हैं। अब आप एक रिलेशन पढ़े होंगे E का भी के साथ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव के साथ एक मेरे पास रिलेशन है E = -dv/dr, जहाँ पे ये माइनस साइन जो है ये बताता है कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो घटेगा, विभव प्रवणता जो होगी वो घटेगी। तो यहाँ पर यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें ओनली, तो ई का वैल्यू सवाल में तो वो 0 दे रखा है, ई का वैल्यू सवाल में कितना है 0 दे रखा है, और माइनस dv/dr आपको निकालना है। माइनस को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 0 ना इधर निगेटिव ना पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल dv/dr जो आएगा ये 0 आएगा। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि आप v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ r। वैद्युत विभव का अवकलन दूरी के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो वो 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब है कि जो विभव हमारा है, जो वैद्युत विभव का मान हमारा है, ये बदल ही नहीं रहा है, ये नियत है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत विभव है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसका मान कांस्टेंट है, ये नियत है, ये नहीं बदल रहा है। इस बात का मतलब आप दूरी इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए, वैद्युत विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है भी नियत रहेगा, अर्थात r के मान पर निर्भर नहीं करेगा, तो वो r के मान पर सच में निर्भर नहीं कर रहा है। क्योंकि आप ही बताओ, यदि यहाँ जो विभव दिया गया है यदि भी r पर डिपेंड करता तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका हम अवकलन कर रहे हैं भी के रिस्पेक्ट में। तो भी के रिस्पेक्ट में अवकलन यदि करेंगे और यदि ये r पर निर्भर करता तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यूज आता, यहाँ से भी का कुछ वैल्यू तो आता 10, 20, 50, जबकि यहाँ 0 आ रहा है। तो इस बात का मतलब 0 कब आता है, किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 0 कब आता है, जब वो कांस्टेंट होगा, जब ये राशि कांस्टेंट होगी तभी तो 0 आ सकता है। अदरवाइज किसी वेरिएबल का किसी के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ ना कुछ आता है, 0 नहीं आता। 0 तभी आएगा जब वो कांस्टेंट होगा। तो ये 100% यहाँ से श्योर है कि यदि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब भी r पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कह रहा है 5वां क्वेश्चन कि किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाने हेतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है। यानी कह रहा है कि कोई प्रोटॉन है आपके पास, मान लिया हमने कोई प्रोटॉन है, प्लस p से इंडिकेट कर देते हैं, इसके भार के बराबर वैद्युत बल लगाना है। इसके भार कितना होगा, इसका mg होगा, और इसके भार के बराबर कितना लगाना है वैद्युत बल, F। ये वैद्युत बल है, लगाना इसके भार के बराबर सवाल में कह रहा है, यानी जो F है वो mg के बराबर है, ऐसा सवाल कह रहा है। तो आपसे पूछ रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये जो वैद्युत बल लगेगा वो कितना लगेगा, F = QE लगेगा। ठीक है, यहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हैं, QE = mg। सिमिलरली यहाँ से यदि E का डिमांड हमें किया गया है प्रश्न में, तो mg/q लिख लेंगे। यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए 1.67 होता है, × 10⁻⁻27 kg का होता है आपका
प्रोटॉन का मास। कमेंट में आप हमें बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। जी का वैल्यू 10 दे रखा है आपके क्वेश्चन में, और स्मॉल क्यू जो है वो प्रोटॉन पर चार्ज है जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यदि ऑप्शंस देखे जाएं तो सब में जो पावर दिया है -27, -19, -27 और -7 पावर दिया है। तो आप इसे पूरा सॉल्व मत करिए, अप्रॉक्स इसे कटाने की कोशिश करें तो लगभग, यदि हम इस 7 को निगलेक्ट करें तो लगभग ये इससे पूरा डिवाइड हो रहा है लगभग में। यहाँ पे बात करें तो ऊपर इसको लेके जाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में से 7 घटेगा तो 10⁻⁷ आएगा। बाकी आगे जो कुछ भी आएगा हमें उससे नहीं लेना है, हम ऑप्शन देख के जिस वाले ऑप्शन में 10⁻⁷ होगा उसी को हीट कर देंगे, ठीक है, उसी को सही कर देंगे। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है दूसरा वाला, उसमें 1.04 इंटू 10⁻⁷ बोल्ट बटा मीटर दे रखा है, बोल्ट बटा मीटर दे रखा है सवाल के हिसाब से। तो इस बात का मतलब आपका जो ऑप्शन बी है वही सही होगा, है ना। अब इससे इसमें आप भाग देंगे तो जो आएगा वो 1.04 आएगा, 1.04 इंटू 10⁻⁷ है। तो पूरा क्या ज़रूरत है टाइम बर्बाद करने की, आप इसी को हल कर लीजिए, आप पावर से मैच करा लीजिए। बाकी किसी ऑप्शन में 10⁻⁷ दिया नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न दे रहा है कि दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश +q तथा +q के बीच बल F लग रहा है। दो चार्जेस दिए गए हैं +q और दूसरा भी +q, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस सवाल में दे रखा है वो है r, ठीक है। +q के बीच जो बल लग रहा है वो F है, ओके। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में एक चक्कर काटे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बेस क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि इनके बीच जो फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा जो इन्हें दूर भगाने की कोशिश करेगा। अब कह रहा है कि यदि एक चार्ज को हम स्थिर रखें और दूसरे को रोटेट कराएं r दूरी पर, वो भी कैसे, पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर यदि हम चलाएं, एक चार्ज को रेस्ट में रख के और दूसरे वाले को r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चलाया जाए, तब कह रहा है कितना कार्य किया जाएगा, वो आपसे सवाल में पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, यदि इसको वृत्ताकार ट्रैक पर आप चलाएंगे तो जाहिर सी बात है जब भी कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं, और इस अभिकेंद्री बल की दिशा सदैव केंद्र की तरफ होगी। और जब जब ये वृत्त पर चलेगा तो जाहिर सी बात है ये इसके परिधि पर विस्थापित होगा, कभी यहाँ कभी यहाँ, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ विस्थापन जब आप खींचेंगे तो विस्थापन जो होगा वो इसके स्पर्शी पर ही होगा, परिधि पर कहीं ना कहीं टच करते हुए ही डिस्प्लेसमेंट आप खींचेंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो वर्क डन निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, FD होता है। इसे पूरा ब्रेक करें तो FD का सब थीटा होता है। यहाँ से बल व विस्थापन के बीच यदि एंगल देखा जाए तो वो 90 डिग्री आएगा, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। थीटा कितना आएगा यहाँ पे 90, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आप कहीं पर भी चले जाइए, यदि यहाँ जाएंगे इस केस में यदि डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है तो यहाँ पर सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्री बल, इनके बीच भी जो एंगल होगा वो हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। इसलिए सर्कुलर ट्रैक में इसे गोल गोल घुमाने के दौरान जो काम किया जाएगा, जो वर्क डन होगा वो मिलेगा ही नहीं, वो कुल 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जैसे ही आप cos 90 का रखेंगे, cos 90 0 आता है, देन वर्क डन कितना आएगा 0। तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, उसमें 0 दिया गया है, यही आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई करें, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप पॉज करें इसको, वीडियो को, उसके बाद आप खुद से हल करने की कोशिश करें, और बाद में फिर मेरे द्वारा एक्सप्लेन करने के बाद आप अपना ऑप्शन मैच करें कि आप जो हिट किया था ऑप्शन वो सही है कि गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।
कह रहा समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः +q तथा +4q है, +q और दूसरा है +4q। शर्त है कि इनके मास क्या है, इक्वल है, समान द्रव्यमान के हैं दो आवेश, सवाल में ऐसा कह रहा है, +q तथा +4q है। जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है, विरामावस्था से, दोनों के दोनों रेस्ट में है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। समान कह रहा समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है, यानी इनके बीच, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सवाल के हिसाब से सेम है, एक समान है। उसमें इन दोनों को जो +q और +4q चार्जेज हैं इन्हें ले जाया जा रहा है, गिराया जा रहा है वहाँ पे दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आपसे पूछ रहा है कि इनकी चालों में अनुपात हो जाएगा, इनकी चालों में क्या अनुपात होगा वो आपसे पूछ रहा है सवाल में। अब एक बात बताइए, जब ये दोनों के दोनों रेस्ट में हैं उसके बाद आप इसे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जा रहे हैं, है ना, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर ले जा रहे हैं, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके बीच में और इस 4q के चार्ज के बीच में, दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। चार्ज q है एक जगह आपके पास 4q चार्ज है। तो सवाल के हिसाब से यदि इन दोनों को रेस्ट से आप कहीं गति में लेके जा रहे हैं, जाहिर सी बात है जब ये चलेंगे तो इनके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। और इस वाले के पास पूछा जाएगा कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो k बराबर क्यू भी, ये फार्मूला होता है, चार्ज q है, वोल्टेज दोनों पर सेम दे रहे हैं तो यहाँ पर भी v होगा, और इस वाले के बीच भी दो वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा वो भी v ही होगा, ऐसा सवाल कह रहा है। अब इसकी गतिज ऊर्जा पूछी जाए तो हाफ m v1 मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी होगा। इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं कि जब इसे गिराया जाएगा तो इसकी वेलोसिटी v1 होगी और इसकी वेलोसिटी v2 होगी। और यहाँ जो v है इसे आप वोल्टेज सपोज करिएगा, ये वोल्टेज है और यहाँ ये वेलोसिटी है, वेग है, ठीक है, दोनों में अंतर करते हैं। शर्त के हिसाब से मासेज दोनों के इक्वल हैं तो मासेज इक्वल ही रखेंगे, और चार्जेज अलग अलग हैं, और उसके बाद जो वोल्टेज है वो सेम है। तो पहले वाले के लिए आएगा हाफ m v1² = qv, और दूसरे वाले के लिए बात करें तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी k2 = q × v। तो q के प्लेस पर यहाँ रखेंगे 4q इंटू वोल्टेज दोनों में सेम है तो v होगा। k2 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m v2²। अब यहाँ m2 क्यों नहीं लिखा, तो क्योंकि सवाल में पहले ही बताया कि दोनों सेम मास के हैं, 4qv। यहाँ से देखा जाए तो सिंपली जो 4qv है इसमें भी वोल्टेज का वैल्यू सेम ही रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा सवाल में कहा गया। ये वोल्टेज है, मैं इस तरह से इसको बना देता हूँ, और ये आपका वेलोसिटी है। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमसे वो पूछा है इनका रेशियोज क्या होगा, इनके वेलोसिटी का रेशियोज क्या होगा वो हमें बताना है, इनके वेग का अनुपात क्या होगा वो बताना है। तो जब इस वाले को इस वाले से डिवाइड करेंगे, यानी 1/2 m v1² अपान 1/2 m v2², तो ये आएगा q × v अपान 4qv। हाफ m से हाफ m कैंसिल होगा, यहाँ पर qv से qv कैंसिल होगा, ये आएगा 1/4, यहाँ आएगा v1 अपान v2 का होल स्क्वायर, जो कि इधर जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ स्क्वायर रूट लगाएगा, और 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा 1/2। तो जिस ऑप्शन में आपका 1/2 या 1/2 दिया होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2:1, 1:2, तो जो बी वाला विकल्प है 1:2 वही आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन कह रहा है सवाल में कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। 1 वोल्ट विभवांतर है, 1 वोल्ट विभवांतर है, और इस पर किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है, त्वरित कराना है, चलाना है, गति में लेके आना है, उसमें त्वरण पैदा करना है। तब के केस में आपसे पूछ रहा है कि कितनी ऊर्जा होती है 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्टिकल को त्वरित कराने के लिए। तो आपको पता है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, जिसे हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है या सबसे छोटा मात्रक है, ये आप कमेंट में बताइएगा।
ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर त्वरित कराने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यही आपसे पूछ रहा है, यानी कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहेगी। तो K बराबर सूत्र होता है Q इंटू V। Q के स्थान पर आप E रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराना है, तो Q के स्थान पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो E होता है, और वोल्टेज सप्लाई 1 वोल्ट है, तो यहाँ से आ जाएगा E इंटू V, जिसका वैल्यू आप तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहिए, या आप इसी को लिख दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यूज होता है, जो कि आपके ऑप्शन में बी दिया है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होगा। अभी देखिए ऊपर पूछा था कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित कराने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। 9वें में पूछ रखा है सवाल में कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है बी वाला, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी 5 जूल दिया है ऑप्शन। दूसरा दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन दे रखा है 5 अर्ग, एंड डी ऑप्शन दे रखा है 5 वाट। ठीक है, 5 वाट। ये ए बी सी डी, ये 4 विकल्प दिए गए हैं कि यदि आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, तो जो एनर्जी आएगी वो कितना आएगी। तो अभी आपने पढ़ा कि यदि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित कराते हैं तो जो ऊर्जा आती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो यदि 5 वोल्ट पर एक्सेलरेट कराएंगे किसी इलेक्ट्रॉन को, तो जो ऊर्जा आएगी वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ठीक है, यदि इसी को डिजिट में देता तो आप जवाब देते हैं 8 × 10⁻⁻19 जूल आता, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रखा है आपसे कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु आवेश आपको दिए गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस सवाल में दिया है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं, 50 वोल्ट का विभवांतर इन दोनों के बीच में, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 50 वोल्ट है। ठीक है, 2 बिंदु आवेश हैं, सपोज यहाँ Q1 मान लो और ये Q2 मान लो। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने हैं, यानी Q = 2 कूलम दे रखा है। इसको मान के चलो आपको A से कहाँ लेके जाना है, B पर, यानी इस 2 कूलम चार्जेस को पॉइंट A से लेके पॉइंट B के पास लेके जाना है। तो आपसे सवाल में पूछ रखा है कि बताइए कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन कितना आएगा, वो आपको बताना है। तो एक बात बताइए, आपको ये वोल्टेज दे रखा है, यहाँ से डिस्टेंस भी दे रखा है कि आप इस 2 कूलम चार्ज को A से B पर लेके जाएंगे, जिसकी दूरी आपको 0.5 है। तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव निकालने का फार्मूला आपके पास है। बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला हमारे पास होता है KQ/R, या जिसे हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/R। ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर वोल्टेज 50 दिया है और K का वैल्यू आप रखेंगे 9 × 10⁻9, और चार्जेज आपके पास 2 है, और सवाल में रेडियस भी पता है, तो कहेंगे फिर यहाँ से निकालेंगे क्या, यहाँ से तो सारा चीज़ पता ही है हमें, फिर वैल्यूज़ किसका आएगा, हमें W निकालना है। तो 1 मिनट, यहाँ से हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं दूसरा फार्मूला लगा के। V हमारे पास होता है W/Q। V हमारे पास फार्मूला होता है W/Q। चार्जेज में आपको वर्क डन ही पूछा गया है, आपसे पूछा गया W बताइए, तो आपको Q पता है, आपको V पता है, आपको यहाँ पर R की कोई आवश्यकता भी हमारे हिसाब से लग रहा है नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी कभार के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टर्म्स दे दिए जाते हैं आपको फंसाने के लिए। तो यहाँ पर यदि वोल्टेज की बात करें तो 50 वोल्टेज है, इंटू चार्ज इधर की तरफ आएगा, तो ये आएगा 2 = W, तो W = आएगा 100 जूल। तो आपके ऑप्शन में 11 में 1 जूल दिया है, 25 जूल दिया है, 50 जूल दिया है और 100 जूल दिया है। 11 नंबर वाला जो है ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें 100 जूल दे रखा है, तो आपका जो डी विकल्प होगा 11वां का 100 जूल, वही आपका सही होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 0.45 मीटर त्रिज्या का एक अचालक वलय है। वलय मतलब गोला मान लीजिए, हालांकि वलय और गोला में अंतर होता है। एक वलय है कोई गोलाकार आकृति है, छल्ला है, जो अचालक है या कुचालक आप कह लीजिए, इसकी परिधि पर एक समान रूप से वितरित आवेश फैला है इसके ऊपर समान रूप से। वो कितना है? 2 × 10 कूलम है। 2 × 10⁻⁻10 कूलम चार्ज यहाँ इसके सरफेस पर फैला हुआ है इस तरह से एक समान रूप से, ठीक है। ऐसे चार्ज फैला है इसके सतह पर और इसकी रेडियस दे रखा है सवाल में 0.45 मीटर। ओके, हमसे कह रहा कि 2 कूलम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक ले जाना है। 2 कूलम आवेश इधर कहीं है, जिसे आप Q मान लीजिए। ये है कहाँ पर इनिशियली? ये इन्फिनिटी पर है। कहाँ पे है? 2 कूलम चार्ज जो ये है ये इन्फिनिटी पर है और यहाँ से उठा के इसको कहाँ लेके जाना है? इसके सेंटर पर लेके जाना है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब उसको अनंत से आप इसके केंद्र तक लेके आएंगे तो आवश्यक कार्य कितना करना होगा वो आपको बताना है। एक बात आपको पता होगी कि भी इन्फिनिटी यानी अनंत पर विभव का जो वैल्यूज होता है वो 0 होता है, ये आपको बात पता होगी। तो आप अनंत से इसे इस वलय के सेंटर पर लेके आएंगे तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, कहीं से यदि आप ये पता करके कोशिश करते पता कर लेते तो आपका जो वर्क डन है वो आसानी से निकल के आ जाता। आप W आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी वर्क डन किया जाएगा इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने में, तो जाहिर सी बात है कि यदि हम इन्फिनिटी से इसे यहाँ तक लेके आएंगे तो जो वर्क डन होगा वो इसमें स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो पहले हम इसके सेंटर पर निकालते हैं कितना विभव होगा। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा, चूँकि ये अचालक गोला है तो जितना इसके सरफेस पर होता है वहीं इसके सेंटर पर या अंदर भी उतना ही चार्ज होता है, ये आपको बात पता होगी। क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है। सवाल में कह रहा है कि अचालक गोला है यानी कुचालक है, इंसुलेटर है, तो इसके सतह का विभव इसके अंदर सेंटर पर जो विभव होगा उसी के बराबर होगा। सेंटर पर विभव सरफेस पर विभव के इक्वल होता है। तो केंद्र पर विभव तो आपको पता लग जाएगा कहाँ से? इन दिए गए डाटा से। कैसे? भी इक्वल फार्मूला हमारे पास होता है, भी इक्वल हमारे पास फार्मूला होता है KQ/R, KQ/R, ठीक है। यहाँ से सिंपल आप चाहें तो वैल्यूज पता कर सकते हैं कि इसके केंद्र पर कितना विभव हो, क्योंकि आपको रेडियस पता है, चार्जेस पता है और K का वैल्यू पता है। K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9, Q का वैल्यू सवाल में है 2 × 10⁻10 अपान रेडियस है 0.45 जिसे हम 45 × 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं। अब इसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो 9 × 5 = 45 और ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो 9 और 2 11 हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ से सिंपली ऊपर 2 है, यहाँ घात की बात करें तो 9 2 11 हो जाएगा। 11 में से 10 घटेगा तो 10 आएगा, अपान के 5 आएगा। तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 वोल्ट। यानी बात करें इसके सेंटर पर, केंद्र पर कितना होगा तो यहाँ पर 10 वोल्ट होगा और यहाँ पर विभव कितना है? 0 है। और जब आप इसे इन्फिनिटी से यहाँ लेके आएंगे तो आपके पास एक फार्मूला है। इन्फिनिटी से यदि सेंटर पर लेके आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला है या जो विभव का फार्मूला बनाया गया है विद्युत विभव का, वो है सेंटर पर विभव माइनस इन्फिनिटी से जो आप लेके आ रहे हो वहाँ का विभव इज इक्वल टू W/Q0 या Q, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेंटर पर आप निकाल चुके हैं कितना है, O का मतलब सेंटर है जो कि 4 है और इन्फिनिटी पर 0 होता है। W आपसे पूछा गया है और कितना चार्ज आप लेके आ रहे हैं, आप लेके आ रहे हैं 2 कूलम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से 4 में से 0 जाएगा 4, 4 दूना कितना आ जाएगा 8। तो जाहिर सी है बात है जो वर्क किया जाएगा वो कितना जूल किया जाएगा? 8 जूल। तो आपका ऑप्शन दे रखा है बी वाला 8 जूल, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। ये अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलम के आवेश पर
3000 न्यूटन का बल लगता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है इस तरह से, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम का आवेश है। कितने कूलाम का? 3 कूलाम का। कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव ही होगा। यदि ये पॉजिटिव होगा 3 कूलम का चार्ज, तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, जो कि कितना लग रहा है फोर्स सवाल के हिसाब से 3000 न्यूटन का बल लग रहा है। कह रहा वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु के बीच विभवांतर कितना होगा? कितनी सेंटीमीटर दूरी पर? 1 सेंटीमीटर दूरी पर पूछ रहा है। तो आर दे रहा है 10⁻⁻2 लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर को। इतनी दूरी पर आपसे पूछा गया है 3 कूलम चार्ज को जब आप इतनी दूरी पर लेके जाएंगे, तो यदि फोर्स 3000 न्यूटन लग रहा है तो कितना होगा विद्युत विभवांतर यानी भी। तो हमारे पास फार्मूला होता है V इक्वल E इंटू डी। भी बराबर होता है E इंटू डी। अब D कहिए या R कहिए, बात क्या है, एक ही है। चूँकि हमारे फार्मूले में D है इसलिए हम इसे D कर दे रहे हैं। अब भी कह दिए हम वैल्यू निकालें, कितनी दूरी पर निकालना है? इतनी दूरी पर। तो D आपको पता है, E आपको नहीं पता है ना। अब भी आपको बताना है, तो E बराबर फार्मूला होता है F/Q इंटू डी। F आपके पास फार्मूले में दे रखा है 3000, Q आपके पास है 3 कूलम, और जो डिस्टेंस सवाल में दे रखा है वो 10⁻⁻2 मीटर दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे तो कैंसिल होगा, 1000 आएगा, यानी 10/3 घात में से 10-2 जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो सही जवाब आएगा कि जो विभव होगा वो 10 वोल्ट होगा। जिस ऑप्शन में 10 दिया है वही आपका सही है। तो ए ऑप्शन में दिया है 10 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य करना होता है। एक बिंदु से 0.2, ये मान लीजिए एक बिंदु ए है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है, ऐसा सवाल में दे रखा है। दूसरे बिंदु तक 20 कूलम ले जा रहे हैं। आप ए से बी मान लीजिए दूसरा बिंदु है, और यहाँ चार्ज ए से कितना लेके जा रहे हैं? यहाँ से चार्ज आप लेके जा रहे हैं 20 कूलम। जो वर्क आप कर रहे हैं इसे ले जाने में, वो सवाल के हिसाब से कह रहा है 2 जूल है। कितना है? 2 जूल है। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो आपसे सवाल में पूछ रहा है। ये आर या डी कह लीजिए दे रखा है सवाल में। तो आपके पास फार्मूला क्या है? V इक्वल W/Q। अब यहाँ पे हमें R की कोई ज़रूरत ही नहीं है, रेडियस हम लेके या डिस्टेंस लेके क्या करेंगे? W सवाल में दे रखा है 2 जूल, और चार्ज लेके जा रहे हैं 20, से कैंसिल कराएंगे 1/10 आएगा। इसका मतलब 10⁻⁻1 कह लीजिए या 0.1 वोल्ट कह लीजिए, बात क्या है, एक ही है। तो जिस ऑप्शन में दिया होगा 0.1 वोल्ट वही आपका सही होगा। चौथे ऑप्शन में यानी डी विकल्प इसका दे रखा है 1 × 10⁻⁻1, तो यही आपका सही होगा। तो आप कंफ्यूज ना हो कि इस आर का हम क्या करेंगे, इस आर की हमें ज़रूरत ही ना है। क्यों? हमसे वो क्या पूछ रखा है? हमसे तो वो वोल्टेज पूछा है। अब हमारे में वोल्टेज की क्या ज़रूरत है? यहाँ से आप कहोगे कि हम फार्मूला लगाएंगे KQ/R। KQ/R आप लगा के क्या करोगे? आपको भी थोड़ा निकालना है, सॉरी मतलब KQ/R यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सब कुछ पता है, तो फिर वैल्यू किसका निकालोगे? आप किस चीज़ का वैल्यूज निकालोगे? सोचो। तो कभी कभार के ना क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स दे दिए जाते हैं जिससे कि बच्चा भ्रमित हो जाए, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। कह रहा वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा पूछा है। वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश हैं। 2 धनात्मक बिंदु आवेश हैं, और कितने कितने के हैं? 1-1 माइक्रो कूलम के। ये भी 1 माइक्रो कूलम का है, ये भी 1 माइक्रो कूलम का है। कितने कहाँ रखा है? कह रहा वायु में, तो वायु का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका मान 1 होता है। कितनी दूरी पर रखा है सवाल में? तो इनके बीच की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है, जिसे हम 10⁻2 मीटर लिख ले रहे हैं। कह रहा है स्थितिज ऊर्जा बताओ। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हमारे पास होता है KQ1 Q2/R। K का वैल्यू आपको याद है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 का वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम इंटू 1 माइक्रो कूलम। लेकिन ये माइक्रो कूलम में है, आप कूलम में बदलेंगे तो यहाँ पे -6, यहाँ पर भी -6 आएगा। तो 10⁻6 इंटू 10⁻6 अपान बीच की डिस्टेंस 10⁻2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो 11 हो जाएगा, और ये 12 है।
तो 11 घात में से 12 घात घटेगा तो कितना आएगा -1, इसका मतलब 0.9 जूल आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन दिया है बी वाला उसमें 0.9 जूल है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 0.9 जूल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा है, इनकी स्थितिज ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप सेल्फ करें, खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसा कि हम आपको 16 का आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी वाला विकल्प होगा, ठीक है, 9 × 10⁻³ जूल। आप इसे खुद से करें क्योंकि सिमिलर है, जैसा 15 था वैसे ही 16 है। सवाल नंबर 17 आपसे कह रहा है कि 8 तथा 12 माइक्रोकूलम के दो धन बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 8 तथा 12 माइक्रोकूलम के दो धन बिंदु आवेश हैं, 8 माइक्रोकूलम का है और दूसरा सवाल में 12 माइक्रोकूलम का है। ये दोनों के दोनों जो चार्जेज रखे गए हैं वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? वायु में। तो वायु के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, मतलब 10⁻⁻1 मीटर आ जाएगा, या 0.1 मीटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कह रहे कि इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य बताइए। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनको 4 सेंटीमीटर खिसकाया गया है। पहले तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, यानी 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर है। बाद में इन्हें कहा है 4 सेंटीमीटर खिसकाया जाएगा। इस बात का मतलब यदि 10 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इधर से इसे खिसका दिया है और 2 सेंटीमीटर इधर से खिसका दिया गया है। अब कुछ बच्चे इसको क्या समझ बैठेंगे कि 4 सेंटीमीटर खिसकाया है, इस बात का मतलब क्या है कि इनके बीच की डिस्टेंस अब 4 ही रखा है। जी नहीं, एकदम गलत आप समझ रहे हो, बिल्कुल गलत। वो 4 सेंटीमीटर से खिसका रहा है तो वो ऐसे भी कह सकता था कि इन्हें 6 सेंटीमीटर तक खिसका दिया गया है, मतलब इनके बीच की जो दूरी है इन्हें खिसका के 6 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो इनके बीच की अब जो दूरी होगी दूसरी वाली वो 6 रखा जाएगा, न कि 4। 2 इधर से कम कर दिया गया, तो बीच की डिस्टेंस अब पूछिएगा तो 6 सेंटीमीटर है, मतलब 0.6 मीटर है। ये ही इसमें थोड़ा सा सोचना है आपको। पहले इतना है, बाद में कह रहा है वो 0.6 मीटर हो जाएगी डिस्टेंस बाद में, खिसकाने के बाद। तो कह रहा है कि ऐसा यदि किया जाएगा तो इस पूरी प्रक्रिया में जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा, है ना। खिसकाने में किया गया कार्य बताइए, यानी आपसे W की वो डिमांड कर रहा है। अब खुद ही सोच के बताओ, ये प्लस है ये भी प्लस है, कुछ नहीं दिया तो प्लस प्लस तो मान ही सकते ना। अब इनके बीच जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस हैं, प्लस प्लस हैं, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो कितनी स्थितिज ऊर्जा आएगी पहले वो आप पता करो। जो काम आप करोगे ना, जो इनके बीच वर्क डन किया जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहाँ पे स्टोर होगा। तो यहाँ से यदि U निकाला जाए तो U यदि सॉल्व करें तो K Q1 Q2 अपान के R, ये पहला वाला होगा, इनिशियली कह लो या U1 कह लो। बाद में जो डाटा रखा जाएगा K Q1 Q2 अपान, इसे R1 मान लीजिए, इस वाले को R2 मान लीजिए, क्योंकि Q1 Q2 और K का वैल्यू तो नहीं बदल रहा है, हवा में ही बातचीत हो रही है, तो कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक का भी वैल्यू 1 ही होगा। अब इसको मत 1 समझिएगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये 1/4πε0 को हम K रख रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि कितना वर्क डन होगा वो आपको बताने हैं, ठीक है, कैसे निकालोगे। अब ये पूरा तो कांस्टेंट है दोनों केसेज में, तो ज़रूरत क्या है फिर इसे निकालने की। आप डायरेक्टली करो ना कि U1 अपान U2, मतलब जो U है वो डायरेक्टली 1/R के प्रोपोर्शनल है। तो इस बात का मतलब होगा कि U1 अपान U2 इज इक्वल टू R2 अपान R1। अब आप कहोगे कि ये सब फालतू का दिया है क्या। हाँ भाई, ये सब कट जाएगा ना सब, क्या ज़रूरत है उसको रखने की, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो उसे मत रखो। अब डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करो।
कहीं गलती हो गई है। दूसरे केस में ये कह रहा है कि जो दूरी है वो 4 मीटर, इसे कह रहा है खिसका रहा है। तो 10 पूरा था, 4 खिसकाएगा तो अब जो दूरी बचेगी वो 6 सेंटीमीटर बचेगी। 6 सेंटीमीटर को, ओहो, ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ लिप दिया गया है। 6 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.06, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 6 × 10⁻²- मीटर। यहाँ गलत है तो यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। 10⁻⁻ कितना होगा? 2। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। यहाँ से गुणा करेंगे तो 3 और 4 ये आएगा 12, और 12 यहाँ है, 12 × 12 144 आएगा, 144 इंटू घातों का हिसाब करें तो ये ऊपर जाएगा तो 11 होगा, और ये 12 है तो 11 घट के 12 में से 11 घटेगा, -1 बचेगा, जिसे आप लिख सकते हैं 14.4 जूल। ये U2 आ गया। अब कह रहा है कि आप बताइए कितना वर्क डन होगा। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही आपका वर्क डन के बराबर आएगा। तो जो W आएगा वो U2 - C1 के बराबर आएगा। U2 कितना आपके पास है? 14.4 माइनस 8.64। ठीक है, से घटाएंगे तो 14.4 को हम 4 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 3 में से 6 नहीं घटेगा, से हासिल लेगा, 13 में से 6 जाएगा 7 दशमलव, ये बचेगा 13, 13 में से 8 जाएगा 5। तो सही कितना आएगा? 5.76 जूल आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। तो जो डी ऑप्शन है वही आपका सही है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है यदि एक धन आवेश को निम्न विभव से के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाए, धन आवेश है, इसे लो पोटेंशियल से कहाँ लेके जाया जाए? हाई पोटेंशियल। ये V1 है, ये V2 है। V1 सवाल के हिसाब से लेस देन है V2 से। कह रहा है V1 से V2 की तरफ आप लेके जाएंगे तो क्या होगा? क्षेत्र में ले जाया जाए तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है इस चार्ज को विद्युत स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू जो होगा वो बढ़ेगा। तो जिस ऑप्शन में बढ़ेगा दिया गया होगा वही सही होगा, है ना। तो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है, ए आपका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इनको पास पास लेके आने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है सेम चार्जेज है, ये रिपल करेंगे एक दूसरे को, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन आप इन्हें पास लेके आएंगे तो पास लेके आने में आपको काम करना पड़ेगा, और जो वर्क आप करेंगे ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। और जाहिर सी बात है वो जो ऊर्जा स्टोर होगी इस केस में पास लेके आओगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। यही मान के चलो यदि प्रोटॉन होता तब भी पास लेके आने की बात करता, तब भी ऊर्जा बढ़ती। यदि मान के चलो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता, पास लेके आता, तब आपको काम नहीं करना पड़ता, वो खुद काम हो जाता, तब स्थितिज ऊर्जा का होती घटती। तो इस केस में स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम आवेश वाला कण है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी आपको क्या बनाना है? इसमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसमें 10 माइक्रोकूलम के 10 सेंटीमीटर के यहाँ पर भुजाएं दी गई हैं। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर लिख लीजिए, सारी भुजा 0.1 मीटर की है। और इसमें जो चार्जेस हर एक कोने पर रखा गया वो 10 माइक्रोकूलम का है, सब 10 माइक्रोकूलम का है। यहाँ पर भी 10 माइक्रोकूलम है। यहाँ से U यदि आपको निकालना है तो जाहिर सी बात है न दूरी बदल रहा है न ही आपका चार्ज बदल रहा है, तो किन्हीं एक साइड्स का निकाल लीजिए, उसका 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से सभी का आ जाएगा। तो 3 × K Q1 Q2/R ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। 3 क्यों किया? क्योंकि तीनों साइड्स का निकालना, इसलिए एक का निकाल के 3 का गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा। 3 × K का मान है 9 × 10⁻9। Q1 Q2 सवाल में 10 माइक्रोकूलम है तो 10 × 10, और माइक्रोकूलम को बदलेंगे तो 6 ये देगा, 6 देगा, 12 हो जाएगा घात माइनस में। और बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर है, जिसे आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा तो इसे कैंसिल, ये 10 हो जाएगा और 10 घात ये 2 मिला के 12 हो जाएगा। तो पूरा -12 + 12 से ख़त्म होगा। टोटल कितना आएगा? 27 जूल। जिस ऑप्शन में 27 जूल दिया होगा वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभवी पृष्ठ के लिए सत्य है? समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक भाग पर विभव का मान समान होता है, और ये
आपको ऑप्शन पहला दिया है कि पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है ये बताना, नहीं वाला पूछा है, ध्यान से। सही बात है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव निकालेंगे तो वो जीरो ही आएगा, क्योंकि इस पर हर जगह विभव का होता है, समान होता है। तो ये सही है, ये सही है, तो आपका ऑप्शन नहीं होगा ये। कह रहा वैद्युत बल रेखा पृष्ठ के सर्वथा लंबवत होती है। हाँ, इसमें समविभव पृष्ठ पर बल रेखा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है, ये बात भी सही है। सही है, तो आपका उत्तर नहीं होगा। कह रहा है कि पृष्ठ पर किन्हीं आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि कार्य जीरो आएगा। और चौथा कह रहा है कि समविभव पृष्ठ सर्वथा गोलाकार होता है, ये बात सरासर गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि समविभव पृष्ठ हमेशा गोलाकार हो, वो अंडाकार भी होता है, वो समतलाकार भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन आपका गलत है, और डी गलत है, तो यही आपका सही है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, रिमेनिंग पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।